बच्चों, इस लेक्चर में भी हम फ़िरोज़ शाह तुगलक को ही डिस्कस करेंगे। फ़िरोज़ शाह तुगलक की राजत्व और राजस्व नीति मैंने आपको बताई थी पिछले उसमें। अब फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है उसने न्याय और दान में भी अलग व्यवस्था स्थापित की। हम न्याय की जब बात करें तो उसने जो न्याय में नीति को अपनाया वो थी उदारता की नीति, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान घोषित करता था, मानता था, इसलिए उसकी जो उदारता थी वो मुसलमानों या मुस्लिम धर्म के प्रति ज़्यादा थी, क्योंकि दंड व्यवस्था में, अपराध में उसने जिस व्यवस्था की बात की थी उसमें उसने कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के प्रति अलग अलग नीति अपनाई थी। जहाँ वो मुसलमानों को अपराध होने पे दंड व्यवस्था उदार देता है, वही हिंदुओं के प्रति अपराध होने पर दंड व्यवस्था में कोई उदारता नहीं अपनाता। दूसरा, उसने न्याय के क्षेत्र में उलेमा वर्ग जो था उसको एक तरह से एकाधिकार दे दिया था। मुख्य काजी की नियुक्ति की गई थी। मुख्य काजी के अलावा न्याय स्थापित करने के लिए प्रांतीय क्षेत्र में भी काजियों को नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उसका जो न्याय था वो इस्लामिक कानूनों के आधार पर किया जाता था और न्याय में अपराधी होने पर दंड विधान जो था वो पहले से सरल था। अपराध घोषित करवाने के लिए जो अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे उसको भी उसने बंद किया था। कुल मिलाकर उसने न्याय के क्षेत्र में उदारता की नीति को अपनाया था। जब हम दान की बात करते हैं तो फ़िरोज़ शाह तुगलक एक उदारवादी शासक के साथ साथ दान प्रिय शासक भी माना जाता है। उसने अपनी जनता, और जब वो जनता की बात करता था तो वो खुले रूप से कहता था कि मैं काफिरों की रक्षा नहीं करता, मैं मुसलमानों जो हैं उनकी रक्षा करता हूँ, उन्हीं के प्रति उन्हीं के हितों की पूर्ति करना मेरा दायित्व है। तो यहाँ उसने जब दान व्यवस्था की बात की या दान को अपनाया तो उसने दारुल शफ़ा की स्थापना की। एक तरह का अस्पताल था जिसमें गरीब मुस्लिम परिवार जो थे उनको मुफ्त इलाज दिया जाता था। मुफ्त इलाज के साथ साथ उनको खाना भी दिया जाता था अगर वो इलाज नहीं करवा सकते हैं। दीवाने खैरात की स्थापना की जिसमें वो विधवा, मुस्लिम विधवा और उनके बच्चे जो हैं उनको एक तरह से दान करता था, उनके बच्चों के पढ़ने का इंतज़ाम करता था। अगर किसी व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो उनको वो एक तरह से खैरात देता था। इस तरह से उसने काम किया। एक उसने जो मुस्लिम बेरोज़गार युवक थे, मुस्लिम बेरोज़गार व्यक्ति थे, उनको रोज़गार दिलाने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार दफ्तर की स्थापना की थी ताकि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोज़गार मिल सके। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया। शिक्षा में मैंने आपको बताया था उसने पाठशालाएँ बनवाई, विद्यालय बनवाए, मदरसों का निर्माण करवाया और न केवल निर्माण करवाया अपितु योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की ताकि योग्य शिक्षक बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर सकें। शिक्षण संस्थाएं जो थी उनको सरकार की तरफ से निश्चित अनुदान निर्धारित किया, उसका प्रबंध किया उसने। इसके साथ ही उसने योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की। फ़िरोज़ शाह तुगलक खुद एक विद्वान था, खुद एक इतिहासकार कह लीजिए, क्योंकि उसने खुद ने भी किताब लिखी थी फ़िरोज़
फतूहात फ़िरोज़शाही जो उसकी आत्मकथा थी, जिसमें उसने अपना सारा लिखा था। इसके अलावा वो विद्वान और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी था। बर्नी, शमशे मिराज अफ़ीक ने इसी के समय में ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे, और न केवल इसने ग्रंथों को लिखवाया अपितु उसने भारतीय दर्शन, नक्षत्र साहित्य इनका फ़ारसी में अनुवाद भी करवाया, ताकि मुस्लिम जनता को ये ग्रंथ जो है पढ़ने को मिल सके। फ़िरोज़ शाह तुगलक की प्रशासन में समझ लीजिए, या उसकी गृह नीति में एक जो बहुत बड़ा जो चेंज है वो है दास प्रथा। इसने दास प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। फ़िरोज़ शाह तुगलक को दास रखने का शौक़ था, और कहा जाता है कि उसके खुद के पर्सनल 1,80,000 दास थे, और जिसमें से 40,000 दास जो हैं वो उसके एक तरह से महल में रहते थे, उसकी एक दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसकी सेवा के लिए, और बहुत बड़ा खर्चा इन दासों पर होता था। इसके अलावा उसने प्रांतों में भी अपने दास रखे थे, और प्रांतपति जो थे उनको ये आदेश दे रखे थे कि वो इन दासों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, इनको शिक्षित करेंगे, इनको एक तरह से एजुकेट करेंगे हर मामले में, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर उसमें। और फ़िरोज़ शाह तुगलक, जब हम तुगलक वंश के पतन का एक कारण पकड़ते हैं तो उसमें एक ये भी कारण था कि इसकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन दासों पर खर्च होता था। सेना की जब हम बात करें तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने सेना में भी परिवर्तन किए थे। आपने अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना के गठन के साथ साथ नगद वेतन की व्यवस्था की थी। नगद वेतन के साथ साथ उसने सेना की योग्यता जो है उस पर भी ध्यान दिया था। लेकिन जब फ़िरोज़ शाह तुगलक आता है तो इसने सेना में मूल रूप से चेंज कर दिया। एक तो जो स्थायी सेना पर ध्यान न देकर इसने प्रांतीय सामंतीय सेना का बढ़ावा दिया। स्थायी सेना को जो वेतन दिया जाता था वो नगद दिया जाता था, इसने जागीर के रूप में देना शुरू किया। और कहा जाता था कि जागीर जो है वो भी एक तरह से वंशानुगत कर दी थी, कि अगर कोई सैनिक खुद योग्य नहीं है तो उसका पुत्र, उसका पोता सैनिक एक तरह से कार्य करके उस जागीर को आगे रख सकता है। ये इसने चेंज किया। इसका प्रभाव ये पड़ा, सामंत जो थे वो शक्तिशाली हो गए और केंद्र की सेना जो है वो कमज़ोर हो गई, और ये भी एक तुगलक वंश के पतन का कारण बनी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के धर्म की बात करें तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक के विपरीत राजनीति में धर्म को महत्व दिया, स्वीकारा। इसका कारण हो सकता है क्योंकि उलेमाओं ने इसे गद्दी दिलवाई थी। उलेमाओं की सहायता से ये शासनरत हुआ था, रहा हो, लेकिन इसकी राजनीति में उलेमाओं का पूर्ण रूप से प्रभाव था। धर्म में उसने हिंदुओं पर कड़ी नीति अपनाई, और इसने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि मैंने बहुत सारे काफिरों को मुसलमान बनाया, और उन्हें ये कहा कि अगर वो मुसलमान बन जाते हैं तो उन्हें जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा। नगरकोट और जाज नगर पर आक्रमण इसकी धार्मिक नीति का हिस्सा थे। इसने वहाँ अनेक मंदिरों को गिराया। न केवल मंदिरों को गिराया बल्कि धार्मिक मेलों जो थे, हिंदू धार्मिक मेले, यही नहीं बाकी के भी हिंदू धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगाया। वहाँ के पुजारियों की हत्या करवा दी। और ये अत्याचार उसने केवल हिंदुओं पर नहीं किए, क्योंकि वो उलेमा वर्ग से प्रभावित था, और उलेमा वर्ग से प्रभावित होने के कारण वो सुन्नी वर्ग जो था उनका समर्थक था, उसका एक तरह से संरक्षण करता था। उसने सिया मुसलमान जो थे उन पर भी अत्याचार किए।